नमस्कार। मेरे इस नए चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और ये चैनल मैंने क्यों बनाया, इसके पीछे का कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो भी इस चैनल से जुड़ें, मैं उनके अंदर एक नया डेवलपमेंट चाहता हूँ, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहता हूँ। जैसे फिजिकली कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई सारी संस्थान हैं जो आपको रिटर्न नॉलेज देती हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न कराती हैं, और हम उस तरह से तो डेवलप हो जाते हैं, जो हमारा बौद्धिक नॉलेज है वो तो हो जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो हमसे कहीं दूर हो जाती हैं, और इस कारण से हम एक बिजनेस करने की हिम्मत नहीं कर पाते। हम कहीं पीछे छूट जाते हैं बिजनेस करने के नाम पे। हम हर व्यक्ति ये चाहता है, जो भी इस इंडिया में अभी एमबीए करता है या बीटेक करता है या ऐसी कुछ एजुकेशन करता है जो प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता यह है कि हर व्यक्ति का यही सपना हो जाता है लास्ट में आते आते कि वो एक अच्छी जॉब पाले, वो कहीं से भी एक अच्छी जॉब मिल जाए। क्यों? किसी भी, मैं बात यहाँ यह करूँगा कि 100 में 99% बच्चे, अगर आप उनसे बात करोगे जो पास आउट होने वाले होंगे एमबीए में या बीटेक में या किसी भी और संस्था, अच्छी संस्था से, तो 99% लोग यही बोलेंगे कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए बस। उनके पेरेंट्स भी यही बोले। क्यों? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकल से उन्हें बहुत डर लगता है। डरते हैं कि देखिए, क्योंकि कभी उन्होंने किया ही नहीं है। अगर किया होता तो उन्हें पता होता कि यार इससे हजारों गुना ज़्यादा अच्छा है। हम एक बार मैं हर बार यही उदाहरण देता हूँ, फिर मैं इसमें ये उदाहरण दूंगा कि अगर हम कुआं खोदें, पहले ज़माने में कुआं चलते थे जिससे लोग पानी निकालते थे, तो मैंने मान लीजिए मेहनत की, कुआं खोदा। जॉब कैसी है? जॉब का मतलब क्या है कि कुआं खोदा और स्वयं पानी पिया। फिर अपने बच्चे को बोलें कि भाई कुआं खोद, कुआं खोद, मेहनत कर। बहुत ऐसे ही होता है, जैसे अपने बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि भाई और मेहनत कर, नहीं तो क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा, मेहनत कर नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर से हम उसको कुआं खोदने की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसे ही काम कर जैसे मैंने किया था कि कुआं खोदा था, फिर तू कुआं खोद। फिर अपने बच्चे को कहना कि कुआं खोदे। जबकि होना ये चाहिए था कि एक कुआं आप मेहनत से जब खोद रहे हो तो यार ऐसा कुआं खोदो ना कि तुम भी पियो, बच्चे भी पिए और समाज के कई लोग उससे पानी पिए। तो ये कुआं जो है ना वो बिजनेस है, जिससे आप तो पियोगे, आपका आने वाली पीढ़ियां पिएंगी और साथ में समाज के भी कई लोग पिएंगे। यानी समाज के कई लोगों का उद्धार होगा, कई लोगों को नौकरियां मिलेंगी और देश का तो होगा ही होगा, अपने आप होगा। तो जिस दिन ये दिखने में आ जाए कि एमबीए या बीटेक वाले 99% ये सोचने लगे कि मैं बिजनेस करूंगा, उस दिन समझो देश आगे निकल चुका है। अब कमियां कहाँ हैं? तो प्रैक्टिकल की कमी है। लोग मार्केट में जाने से कतराते हैं। जो भी ऐसे संस्थाओं से या ऐसे करके आए हैं वो मार्केट में जाने से कतराते हैं। हाँ, दूसरे के लिए तो काम कर लेंगे कि यार गए, बात बनी नहीं बनी कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए हिचकते हैं कि यार, क्योंकि अपने लिए जाने का मतलब है कि बात बननी ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये चैनल खोला, ये वाला। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कतई नहीं चाहता हूँ कि मेरे करोड़ों सब्सक्राइबर हो जाए। मेरा उद्देश्य ये है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है 50 सब्सक्राइबर हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर 50 भी आगे बढ़ गए, अगर उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट कर दिया, अगर उन्होंने भी मेरे नीचे कमेंट्स में लिखा कि नहीं सर मैंने पा लिया है, तो मेरे इस चैनल बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है, मेरे इतनी मेहनत का उद्देश्य पूरा हो जाता है। और मेरी वो जो सोच है कि हाँ मैं कुछ करूं। अब भगत सिंह और चंद्रशेखर का तो समय है नहीं कि उस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको देश के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन हाँ जो भी मिली है, जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, उससे ही अगर देश की कुछ मदद हो सके तो मैं अपने आप को बेहतर महसूस करूँगा। और अगर आप लोगों के लिए कुछ कर सका तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी उद्देश्य से मैंने ये चैनल खोला है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी कहानी जरूर बताऊँगा, उससे भी उद्देश्य की को पता चलता है, और वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
और हाँ, जिससे जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कहानी सुना के चला जाऊँगा। अगर कहानी में इंटरेस्ट नहीं है देन यू कैन लीव। तो कहानी क्या कहती है कि एक माताजी थी, सड़क पे खड़ी थी, बस का इंतज़ार कर रही थी और काफ़ी कष्ट में महसूस कर रही थी कि जैसे उन्हें काफ़ी कष्ट है जोड़ों में, खड़े होने में उनको तकलीफ सी हो रही थी, बहुत परेशानी की हालत में दिख रही थी और भीड़ काफ़ी थी, बस स्टैंड पे बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। तभी बस आ जाती है, लोग उसके अंदर चढ़ते हैं, माताजी भी अंदर आ जाती हैं। माताजी की उम्र वही 55-56 साल की हो रही होगी और जैसे ही अंदर आती हैं तो बस के अंदर का माहौल भी वही होता है, चारों ओर भीड़ ही भीड़ होती है, खड़े होने में भी मुश्किल था, बैठने की तो जगह की बात ही नहीं थी। तभी वहां से एक आवाज आती है कि माताजी, लेडीज की आवाज थी। वो उधर देखती हैं तो एक सीट पे एक मजदूर जैसे नहीं होते हैं, जो मतलब श्रमिक लोग होते हैं, उसी टाइप का ड्रेस था, थोड़े से गंदे से कपड़े थे और पसीने उसके शरीर में था। तो देखते ही पता चल रहा था कि कहीं मेहनत का श्रमिक है। वो खड़ी हो जाती है और कहती है माता जी आप बैठ जाइए। वो बैठ जाती हैं। उन्हें तो मानो सुकून सा मिल जाता है, बहुत ही मतलब उनका चेहरा बताता है कि उन्हें बड़ी भी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो बहुत कष्ट में थी, नीचे भी और बस में भी। धीरे धीरे आगे अगला स्टेशन और उसके बाद अगला स्टेशन पे उनके जस्ट बगल वाली सीट का व्यक्ति उठता है और नीचे उतरता है। तो माता जी उस महिला को देखती हैं जो खड़ी अभी भी खड़ी थी, बोलती बेटा आ जाओ। तो उस महिला जो खड़ी थी उसकी भी उम्र लगभग उन्हीं के बराबर थी, 2-4-5 साल छोटी रही होगी बस। तब तक बगल में उसके बगल में एक बच्चा लिए हुए छोटा सा बच्चा बेबी था और वो महिला खड़ी हो रहती है। तो वो महिला जो जिसने माताजी को सीट दी हुई होती है उससे कहती है कि आप बैठ जाइए। वो बैठ जाती है जिसके हाथ में बच्चा होता है। 1-2 स्टॉपेज बाद वो महिला उतर जाती है तो माता जो फिर बोलती हैं कि बेटा अब आ जाओ। लेकिन तब तक एक बहुत ही बुजुर्ग सज्जन खड़े होते हैं तो वो उनको ऑफर कर देती है वो सीट। इसके बाद क्या होता है कि लास्ट स्टॉपेज आने वाला होता है तो बस खाली सी हो जाती है और अब उस बस में लगभग सभी लोग खाली हैं तो वो सीट भी खाली हो जाती है। माता जी कहती हैं अब तो बैठ जाओ। वो आके बैठ जाती है तो पूछती है कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया, तुमने पहले मुझे सीट दी, फिर उसको सीट दी, फिर बुजुर्ग को सीट दी, ऐसा तुमने क्यों किया। तो वो जो श्रमिक महिला वो उत्तर देती है ना, वो उत्तर रोए खड़े कर देने वाला है। वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किसी की हेल्प पैसे से कर सकूं, मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं किसी की हेल्प वजन उठा के कर सकूं, मेरे पास शिक्षा नहीं है कि मैं शिक्षा के द्वारा किसी की हेल्प कर सकूं, तो कुछ तो हेल्प करूं। तो मैं इसी तरीके से हेल्प कर देती हूं। कभी रास्ते में अगर कोई पॉलीथीन पड़ा मिल जाता है या ऐसा ही कुछ तो मैं उसे किनारे कर देती हूं। समाज में हेल्प करने का ये भी तरीका हो सकता है। तो वो ये जो कहानी है ये हमें शिक्षा देती है कि जो भी हमारे पास शक्तियाँ हैं, जो भी हमारे पास पावर है या जो भी हम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हुए बिना, तो अगर ये चीज़ें की जाए तो समाज बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो इसी उद्देश्य के साथ, क्योंकि मुझे YouTube ने एक ऐसा अवसर दिया कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो ज़रूर करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमें ये अवसर मिलता रहेगा। हमें आपके पास तक पहुंचने का अगर ये YouTube ने अवसर दिया है तो हम अपनी पूरी क्षमता से आपकी इस कार्य में जो बिजनेस आइडियाज़ हैं या प्रैक्टिकल्स हैं इनमें हेल्प करते रहेंगे। तो जो प्रैक्टिकल्स हैं जो मैं उस स्ट्रीम में नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग भी हैं, जो नौकरी पेशा वाले भी हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, तो वो इरिटेट भी हो सकते हैं कि यार क्या प्रैक्टिकल वगैरह। तो इसलिए मैंने एक सेपरेट चैनल ही बना दिया कि इसमें वही आए जो इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह से भाग लेना चाहते हैं और एंजॉय करें उस चीज़ का। और मैं भी एंजॉय करूँगा आपको टास्क दे के और आपसे फीडबैक लेके कि क्या हुआ, कैसा हुआ। हो सकता है कभी मैं भी
किसी चैलेंज में भाग लूं कि चलो मैं भी करके देखता हूं, और वो मैं ब्लॉग बना के आपके सामने इसी चैनल पे दूंगा कि यार मैंने कैसे किया। मैं बातें तो बहुत कर रहा हूं, आपको 200 रुपये से कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैंने 200 रुपये लेके मैं भी निकला और 150 हो गए, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और जो भी यंग है बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि यंग बच्चों में टैलेंट नहीं है, उनको अवसर नहीं मिल रहा है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास टैलेंट बहुत है, हाँ उनको संभावनाएं नहीं मिली, उनको वो अवसर नहीं मिले, उनको वो शिक्षा नहीं मिल पाई, नहीं तो वो भी कहीं खड़े होते। तो उनके लिए भी ये चैलेंजेस अच्छे हैं ताकि उन्हें सीखने को मिलेगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं या MBA करके आए हैं या बड़ी बड़ी संस्थानों से पढ़ के आए हैं। उनकी पेमेंट्स 40,000 50,000 है, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक्सपीरियंस गेन किया है, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी की है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, और उनसे कहीं आगे खड़े हैं। मेरा एक अनुभव है, मैं बताता हूँ। मैं पिक्चर डिज़ाइनिंग सीख रहा था, तो पिक्चर जानते हैं, मैकेनिकल वाले जानते होंगे। तो जिस इंस्टीट्यूट में फिर सीख रहा था, तो वहाँ एक इंस्ट्रक्टर है जिनका एक दिन का क्लास था, तो उन्होंने मतलब बहुत ही बारीक चीज़ें बताई। तो मैंने बाद में क्लास के बाद में उनसे पूछा कि सर आप क्या कैसे क्या, तो उन्होंने बोला कि मैं मशीन डिज़ाइन करता हूँ, SPM यानी स्पेशल पर्पस मशीन। तो वो मशीन कैसे डिज़ाइन करते थे, जैसे मैंने MSTC के वीडियो बनाई है, तो उसमें क्या होता है कि कबाड़ खरीदते हैं लोग। तो उन्होंने बोला कि कई लोगों के लिए वो कबाड़ होता है, लेकिन मेरे लिए वो डायमंड से भी ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि मैं उसी कबाड़ से कुछ ऐसी मशीनें बना देता हूँ जो करोड़ों की बिकती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वो ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं थे, लेकिन उनके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग था और मतलब करोड़ों रुपए कमाते थे। तो मैं कहना यहाँ ये चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी अगर आप आज 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, एजुकेशन आपकी नहीं हो पाई है, तो भी डरने की बात नहीं है, हिम्मत रखने की बात है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर जाओ जो वो लोग नहीं कर पाए जो बहुत आगे पढ़े लिखे हैं, या ऐसा भी नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं कर सकते, वो और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बस नॉलेज और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरे हिसाब से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियोस आपको प्रैक्टिकल्स वाले ही मिलेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा ये विचार आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कहें कि हाँ, और क्या क्या मैं नए टारगेट दे सकता हूँ लिखें, क्या क्या मैं नए वीडियो बनाऊँ इसमें वो लिखें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।